वेलकम बैक टू गियरहेड गाइस। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स कैटेगरी की ही बिगनर्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल खड़ी है, जिसमें से एक है फेयर्ड विच इज़ द यामाहा R15 और दूसरी तरफ है हमारे साथ 2026 वेरिएंट KTM ड्यूक 200। अब मेरे पास जब से मैंने ये R15 ली है ना, काफ़ी सारे सवाल है कि यार आपने ड्यूक 200 क्यों नहीं ली या फिर कोई और बाइक क्यों नहीं ली। लकीली आज मेरे साथ ड्यूक 200 है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दोनों ही बाइकों में क्या डिफरेंस है, मैंने R15 क्यों ली और ड्यूक जो है इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो R15 से बेटर है या R15 में कौन सी चीज़ है जो ड्यूक से बेटर है, और किन लोगों को दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं KTM की ड्यूक 200 से। 2026 वेरिएंट है ये, जिसके अंदर अभी न्यूली आपको देखोगे कि कलर स्कीम आपको ऑफर हो रही है, न्यू ग्राफिक्स मिल जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और ये वाला जो ड्यूक है, ये पुराना जो स्टार्टिंग में आती थी जो ड्यूक, उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। अभी तक भी इसके अंदर नया वाला अपडेट नहीं आया, Gen 3 वाला अपडेट ड्यूक 200 के अंदर नहीं आया। और कहीं ना कहीं ये जो है, ये मेरे को भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन पसंद है। और नई वाली जो जनरेशन है, कुछ लोगों को अभी भी यही ज़्यादा पसंद है न्यू जनरेशन के कंपेरेटिवली। तो लुक्स वगैरह इसके अंदर एनहांस हो गए और कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ें देकर इसके अंदर और भी ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा बाइक को प्रीमियमनेस दे दिया। अब आपको 37 mm के फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, USD सस्पेंशन मिल रहे हैं। उसी के साथ पीछे जो एल्यूमिनियम का यहाँ पे ये आपको फुट रेस्ट वाला पार्ट है, ये मिल जाता है। उसी के साथ पावर में आज सच कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे जो ग्रैब रेल्स है, इसको चेंज कर दिया गया है ताकि हल्का सा कंफर्ट और प्रीमियमनेस बाइक के अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐड हो जाए। उसी के साथ बाइक में मेजर अपग्रेड हुआ है इसके एलॉय व्हील्स का। लाइटर एलॉय व्हील्स है जो जनरेशन 3 में आते हैं, वो आपको ड्यूक 200 में भी मिल रहे हैं। बिगर डिस्क जा रही है जो कि 320 mm की है, रेयर में 230 mm मिल जाती है। सो 320 mm की डिस्क का एक अपग्रेड हुआ है। और पीछे का जो टायर है, पहले 150 सेक्शन का आता था, 140 सेक्शन का आता है। तो ये जो लाइट वेट कॉम्बिनेशन और टायर थोड़ा सा छोटा हुआ है, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइक का जो ओवरऑल माइलेज भी है वो भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अब स्ट्रीट बाइक जो होती है ना, बेसिकली आपकी जैसे ड्यूक सेगमेंट है, ये आपका डेली कम्यूटिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, क्योंकि इसका अपराइट पोस्चर आ जाता है, कंफर्टेबल सिटिंग हो जाती है। एंड कंफर्ट, ओवरऑल कंफर्ट जो है वो इसका कहीं ना कहीं बेटर है R15 से। अब अगर मैं R15 की बात करूं तो ये जो कलर स्कीम है, ये भी रेसिंग ब्लू जो है 2026 वेरिएंट का ही कलर स्कीम है, जिसके अंदर पहले एक डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू आता था, लेकिन अब दूसरे तरीके का ब्लू आता है, थोड़ा सा डार्कर शेड है। और इसके अंदर ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो साइड पैनल जो है ये ब्लैक हो गए हैं, फ्रंट का मडगार्ड जो है ये ब्लैक हो गया। ये तो खैर मेरी ही बाइक है, मैं थोड़ा टेल टाइडी वगैरह करवा रखा है, लेकिन ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल ही नया लॉन्च हुआ था 2026 वेरिएंट के लिए। उसी के साथ अब R15 जो मोटरसाइकिल है ना, ये आपकी जो है थोड़ी सी ट्रैक फोकस मोटरसाइकिल है। डेली यूज़ के लिए मैं बोलूँगा कि ड्यूक ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल रहेगी, लेकिन कोई बंदा अगर ऐसा है जो एंथुजियास्ट है, जिसको एक फेयर्ड मोटरसाइकिल, एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करना है, R15 से बेटर चॉइस हो ही नहीं सकता। अब ये बाइक आप उठा के चाहे ट्रैक पे ले जाओ, टूरिंग लोग करते हैं इससे, लेकिन बिकॉज थोड़ी सी आगे को बेंड आपको ज़्यादा होना पड़ता है, एग्रेसिव मोटरसाइकिल है, तो उसके लिए टूरिंग पर्सपेक्टिव से भी उतनी ज़्यादा ये कंफर्टेबल मोटरसाइकिल नहीं है अगर आप ड्यूक से कंपेयर करोगे। अब प्राइसिंग को एक बार कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि R15 जब GST 2.0 आया तो मैंने ये मोटरसाइकिल परचेज़ करी 1.95 लाख रुपीज़ ऑन रोड, एंड ड्यूक 200 ऑन द अदर हैंड विल कॉस्ट यू 2026 वेरिएंट 1.94 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस है। वो ऑन रोड आते आते 230 240 के राउंड पड़ जाती है, और वहीं पे R15 का जो M वेरिएंट है वो भी लगभग इतना ही कॉस्ट करता है। तो अगर आप M वेरिएंट सोच रहे हो और ड्यूक 200 सोच रहे हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे आपको कॉस्ट करेंगे। सो फेयर्ड मोटरसाइकिल का अगर आपको काफ़ी ज़्यादा शौक है, वो धूम मूवी के बाद से जो क्रेज़ चढ़ा था ना, अगर वो वाला शौक है, तो देन डेफिनेटली आपको R15 जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आने वाली है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ड्यूक के अंदर जो सस्पेंशन है, जैसे मैंने बताया, USD सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल रहा है, रेयर में आपको मोनोशॉक मिल रहा है। एंड सेम सस्पेंशन सेटअप जो है वो आपको R15 के अंदर भी मिल जाता है, फ्रंट में USD, रेयर में मोनोशॉक। अब ड्यूक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो कंपेरेटिवली R15 से थोड़ा सा सॉफ्ट है, क्योंकि ओवरऑल इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ टोटली डिफरेंट कंपेयर टू R15। R15 क्योंकि ट्रैक मोटरसाइकिल है, तो इसका सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा सा हार्डर साइड में, ताकि लीन वगैरह करने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। टायर सेक्शन पे आए तो फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, रेयर में 140 सेक्शन का टायर मिलता है। और R15 पे आए तो वहाँ पे फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिल रहा है और रेयर में आपको 140 सेक्शन का टायर मिल रहा है। तो रेयर सेक्शन दोनों के ही सेम है। फ्रंट जो है R15 का थोड़ा सा भी पतला है, KTM का 110 सेक्शन आपको मिल जाता है, तो 10 mm का ही फ़र्क आ जाता है वहाँ पे। बट अगर आप
बाइक की अगर ओवरऑल राइड क्वालिटी वगैरह देखोगे, लीन करने की अगर कैपेबिलिटीज़ वगैरह देखोगे, तो दोनों ही बाइक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है ड्यूक के साथ थोड़ा सा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन जो एग्रेसिव नेचर है ना पूरा एक ट्रैक बाइक का, वो डेफिनेटली आपको R15 के साथ मिलेगा। उसी के साथ इंजन पे आते हैं। अब ड्यूक 200 के अंदर जो इंजन ऑफर हो रहा है दैट इज़ 199 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर, जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है 24.5 PS की एंड 19.5 Nm टॉर्क इसके अंदर मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। वहीं पे अगर R15 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है, लेकिन ये बाइक पावर प्रोड्यूस करती है 18 bhp के अराउंड, 18.5 bhp के अराउंड, और 14 Nm टॉर्क आपको मिल जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, जो कि ड्यूक 200 के अंदर अभी भी मिसिंग है। ड्यूक 250 में आ गया, ड्यूक 390 में तो खैर आता ही था। 200 के अंदर अगर क्विक शिफ्टर आ जाए ना, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब एक बहुत ही अच्छा फीचर है यार। जब से मैं क्विक शिफ्टर चलाता हूँ ना, नॉर्मल शिफ्टिंग मैं भूल ही जाता हूँ कि भाई क्लच दबाना पड़ता है। अगर कोई और बाइक चलाऊँ एकदम से याद करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इंजन में देखोगे एक बहुत मेजर डिफरेंस है। ड्यूक जो है इसका इनिशियल मिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका। मतलब मेरे हिसाब से अगर सिटी में बात करो ना कौन सी बाइक चलाने में मज़ा आएगा, तो डेफिनेटली ड्यूक चलाने में मज़ा आएगा, क्योंकि इनिशियल पिकअप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। बाइक एकदम से चलती है, एकदम से। और ये स्ट्रीट बाइक का जो होता है ना, वो स्ट्रीट बाइक का कैरेक्टर होता है। वहीं पर अगर आप R15 की बात करो, R15 का इनिशियल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको ज़्यादा रेव करके चलाना पड़ेगा इसको, और डाउन शिफ्ट थोड़े से आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे कंपेयर टू ड्यूक। अगर आपको एकदम से ओवरटेक करने हैं तो ड्यूक में उतना नहीं करना पड़ता डाउन शिफ्टिंग, जितना आपको R15 में करना पड़ेगा। उसी के साथ इसका जो टॉप एंड है, बिकॉज यामाहा R15 के अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, R15 का जो टॉप एंड है ना, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द KTM ड्यूक। तो जितने लोग बोलते हैं ना कि भाई हम टॉप स्पीड में रेस वगैरह करा तो भाई R15 ड्यूक को हरा देती है, तो दोनों मोटरसाइकिल्स का बेसिकली जो कैरेक्टर है वो टोटली डिफरेंट है। यूज़ जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है। और R15 में ठीक है टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, लेकिन रेगुलर डे में फन टू राइड पेपी अगर आपको थोड़ी सी पावर चाहिए ना, वो आपको डेफिनेटली ड्यूक के साथ फील होने वाली है। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई R15 का, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बाइक के लिए बायस्ड हो रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों ही चीज़ों का ना ये कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी बाइक किस लिए ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जनरली मेरे कमेंट सेक्शन में यही आएगा, भाई R15 जो है वो ड्यूक को हरा देगी, ये कर देगी, मैं 160 ले गया, ड्यूक इससे ऊपर नहीं जाती। भाई हम डेली रेसिंग नहीं करते, और रेसिंग के लिए बाइक खरीदी भी नहीं जाती। रेस ही करना है तो ट्रैक पे चले जाओ, कोई रेस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल ले लो। लेकिन अगर आप टॉप एंड वगैरह इतना सब देखोगे, इतने की टाइम मिलता ही नहीं है आपको करने का, और डेली यूजेस में आप रेसेस नहीं करोगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली अपना बाइंग डिसीजन बनाना पड़ता है। अब बात आती है सीट कंफर्ट की। अब ड्यूक की अगर सीट हाइट की बात करें तो 822 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। थोड़ी सी टॉल मोटरसाइकिल है ये। अगर आप शॉर्ट राइडर्स के लिए देखोगे, मेरी हाइट है 5'9", मैं तो खैर कंफर्टेबली बैठा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी टॉल लग सकती है। उसी के साथ जो इसका हैंडल बार है, अपराइट पोस्चर मिल रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टूरिंग करो, सिटी में चलाओ, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। पावर काफ़ी पेपी पावर मिल जाती है आपको, कभी भी इसके साथ ऐसा स्ट्रेस आउट फील नहीं होगा कि यार इंजन में आपको पावर कम महसूस हो रही है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आ रहा है, और पिकअप जो उन्होंने बोला ना, लो एंड टॉर्क पिकअप, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वो डेफिनेटली आपको महसूस होगा ही चला के। एंड ओवरऑल बाइक का जो वेट है दैट इज़ 140 kg ड्राई। अब बाइक के अभी जो है ऑफिशियली वेट रिवील नहीं हुआ है जो वेट वेट है, लेकिन 140 kg जो है वो ड्राई है। अब बाइक के अंदर क्योंकि इनिशियली अभी चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो वेट लेट्स सी कि कितना आता है अभी इसका, बट वहाँ पे R15 का जो वेट है वो 144 kg जो है वो वेट में है, और यहाँ पे 140 kg जो है वो ड्राई में है। अब R15 की अगर सीट हाइट की बात करें तो 815 mm की सीट हाइट है। अब आप देखो बैठते ही मेरा जो पोस्चर क्या मेंटेन हुआ, मैं एकदम से आगे को झुक गया, कितना ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर मेंटेन हो रहा है। ये वाला जो पोस्चर है ये आपको कहीं ना कहीं आपका पाम जो है वहाँ पे पेन दे देगा, क्योंकि आपको हैंडल बार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, और उसी के साथ आपकी लोअर बैक जो है, क्योंकि आप झुक के चला रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। तो डेली राइड ऑल्दो मैं तो करता ही हूँ, क्योंकि मेरे को शौक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं R15 कंसीडर भी करा, और मेरे को पता था कि इसके क्या ड्रॉबैक्स वगैरह है, लेकिन वो सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद मैंने R15 ली। ऐसा नहीं कि भाई बस लेके देख लेता हूँ, होगा तो बेच देंगे बाद में, ऐसा नहीं था। मेरे को पता था कि इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, उसके बाद मैंने लिया। तो आप पोस्चर देखो, ये मेरा मेंटेन हो रहा है। ओवरऑल बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लाइट वेट मोटरसाइकिल है यार, स्लीक मोटरसाइकिल है, फेयरिंग मोटरसाइकिल है, एरोडायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रिएट हो जाते हैं। सो चलाने में इसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सीट जो है, अब इसकी सीट इसकी कंपेयर टू ड्यूक थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन इसमें यह है कि पिलियन कंफर्ट उतना ज़्यादा नहीं है।
पिलियन के लिए थोड़ी छोटी सीट है। अगर आप ड्यूक देखोगे तो ड्यूक में पिलियन एक बार को फिर भी थोड़ा कंफर्टेबली बैठेगा, लेकिन R15 में उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं आ पाता। अब आपको इसका स्पीडोमीटर दिखाते हैं दोनों ही बाइक्स का। तो सबसे पहले ड्यूक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको प्रॉपर TFT एक स्क्रीन मिल रही है। एक मिनट पहले आपको की दिखा देता हूँ। दिस इज़ द की एंड ये आपको प्रॉपर TFT स्क्रीन मिल रही है। अब ये जो TFT स्क्रीन है ये आपको याद ही होगा कि पहले जो ड्यूक जनरेशन बनाती थी उसके अंदर ऐसी TFT स्क्रीन मिलती थी जो कि काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी प्यारी लगती है। और ये स्विच गियर अभी रिसेंटली KTM वालों ने लॉन्च किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो हैज़ार्ड लाइट का स्विच भी मिल जाता है, हाई बीम। और यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे तो आपका मेन्यू होगा, जिसके अंदर आप जाओगे तो फीचर में आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है, सुपर मोटो ABS जिसको हम बोलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे बाइक इन्फॉर्मेशन जिस पे कूलेंट, फ्यूल रेंज, बैटरी ओडोमीटर, फिर देन आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और बाकी आप शिफ्ट लाइट, क्लॉक, डेट, यूनिट्स, एक्स्ट्रा फंक्शंस में अगर जाओगे कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ जाती है। उसी के साथ एक ऐड ऑन हुआ है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। तो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। ये जो रेयर व्यू मिरर है पहले भी यही आते थे, मतलब ओल्ड जनरेशन में ये आते हैं। तो ये अभी ड्यूक 200 में यही वाले दिए हुए हैं। स्विच गियर्स आपको यहाँ पे प्रीमियमनेस अच्छी लग रही है स्विच गियर्स के साथ। और यहाँ पे आपका इग्निशन किल स्विच आ जाता है, यहाँ पे इग्निशन स्विच। सो इस तरीके से आपको मिल जाता है। अब R15 का मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरा वाला जो R15 का वेरिएंट है, क्योंकि ये V4 वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये जो स्पीडोमीटर है ये आपको नेटिव डिस्प्ले वाला मिल रहा है। जो R15M वेरिएंट है उसके अंदर आपको डिजिटल कंसोल मिल जाएगा, कलर स्क्रीन मिल जाएगी बेसिकली। और फिलहाल तभी मैंने बोला उसका जो प्राइस रेंज है उसके प्राइस रेंज में इस वाले वेरिएंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस पर स्विचेबल है, उस पर ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और वो भी स्विचेबल आता है, लेकिन इस पर सुपर मोटो ABS नहीं है। जो सुपर मोटो ABS आपको उसके अंदर मिल जाता है। एंड स्विच गियर तो खैर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर और यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन है। और यहाँ पे एक स्विच है जहाँ से हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं। तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 ओडोमीटर, और नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल देख रहे हो आप कूलेंट, ट्रैक मोड। बेसिकली ट्रैक मोड में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ट्रैक मोड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। पावर एज सच कोई चेंज नहीं होती, लेकिन ट्रैक की ऐसी स्क्रीन आती है जिस पे बेसिकली आप लैप टाइमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हो। वैसे हम वापस प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। कॉकपिट व्यू कुछ ऐसा है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड वाइज़र, ये तो खैर चेंज वाइज़र है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा बबल क्रिएट होता हुआ दिखेगा, लेकिन अदरवाइज़ एरोडायनामिक्स, मतलब जब विंड ब्लास्ट आता है ना तो नेकेड बाइक्स में ज़्यादा लगता है, फेयर्ड मोटरसाइकिल में उतना ज़्यादा नहीं लगेगा आपको विंड ब्लास्ट। अब एक सबसे बढ़िया चीज़ आपको और बताता हूँ जो हो सकता है काफ़ी लोगों का बाइंग डिसीजन बना दे। R15 के अंदर जो फ्यूल टैंक है ना 11 लीटर का आता है, और ये फ्यूल टैंक आपको एवरेज देगा। अभी आपने देखा 40 की एवरेज मिल रही है, लेकिन मेरे को वैसे इसके अंदर बाइक के अंदर 42, 43 के रन सिटी में एवरेज मिल रही है। वहीं पे ड्यूक का जो फ्यूल टैंक है ये है 12 लीटर का, उसका आता है अप्रॉक्सीमेटली 10-11 लीटर का, इधर आता है 12 लीटर का आपका। 12 लीटर में जो आपको इधर मिलने वाली है एवरेज, दैट इज़ समवेयर अराउंड 35-40 के अराउंड। अब देखना ये है कि जो न्यू जनरेशन आई है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा वेट रिडक्शन भी हुआ है, तो ये माइलेज कितनी ज़्यादा बड़ी है तो उस हिसाब से पता लगेगा कि कितनी एवरेज आ रही है। लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर्स फिगर्स हैं वो 35 से 40 kmpl की ही है। तो आई थिंक ये आपका एक मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों बाइकों का। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था कि ड्यूक के अंदर आपको 320 mm की डिस्क मिल रही है, राइट, और रेयर में 230 mm की डिस्क मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं R15 की बात करूं तो R15 के अंदर जो आपको डिस्क मिलती है फ्रंट में वो 282 mm की मिलती है, और रेयर में 220 mm की मिल जाती है। यहाँ पे डिस्क साइज़ थोड़ा सा स्मॉल है, और खैर मैं तो R15 की ब्रेकिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसका जो ब्रेक है वो थोड़ा, ये देखो ये ब्रेक लीवर ही है, ये ज़्यादा प्रेस हो जाता है, और ब्रेकिंग मेरे को R15 की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती नहीं। ऑन दी अदर हैंड ड्यूक की ब्रेकिंग स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। एंड इवन अब तो खैर बड़ा डिस्क आ गया, हीट डेसिपेशन वगैरह बढ़िया हो जाएगी, बाई ब्रेक के आपको कैलिपर्स मिले, तो मेरे हिसाब से इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो तो खैर R15 से बेटर ही है एनी डे। प्राइसिंग का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ऑन रोड 1.95
ex showroom 1.94. So this was the difference, a detailed difference between R15 and Duke 200. दोनों बाइकों में से आपको कौन सी बाइक बढ़िया लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताओ। आई गेस ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक परचेज़ करो, अगर करने वाले हो तो एक बाइंग डिसीजन आपका बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।